नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने महाराणा कुंभा तक का इतिहास देख लिया था और हमने क्या देखा था कि महाराणा कुंभा जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे तो वे एक उन्माद रोग से पीड़ित थे और उनकी उसी अवस्था का लाभ उठाते हुए जो उनका बड़ा पुत्र था उदय या उदय सिंह, उसने मामादेव तालाब के निकट राणा कुंभा की हत्या कर दी थी और स्वयं मेवाड़ का शासक बन गया था। उदय ने महाराणा कुंभा की हत्या कब की थी? सन 1468 ईस्वी में। और आने वाले अगले 5 सालों तक अब मेवाड़ का शासक कौन रहेगा? महाराणा कुंभा का बड़ा पुत्र उदय या उदय सिंह, सन 1473 ईस्वी तक। तो देखिए लिखिए, महाराणा उदय अर्थात उदय सिंह, इनका शासनकाल कब से कब तक का है? सन 1468 ईस्वी से सन 1473 ईस्वी तक का। तो देखिए यही बात एक बार इधर लिखते हैं, देखिए लिखिए, सन 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या कर उनका बड़ा पुत्र उदय मेवाड़ का शासक बना, परंतु क्या है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी, इसीलिए मेवाड़ के जो भी सामंत थे, जो भी उच्च अधिकारी थे, जो भी मंत्री वर्ग था, वे इससे अप्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या करी थी और वे इसे पितृहंता मानते थे। पितृहंता क्या होता है? अपने पिता की हत्या करने वाला एक दुष्ट व्यक्ति। इसीलिए मेवाड़ के सामंत क्या चाहते थे? इसको राजा के पद से हटाना चाहते थे और इनका जो छोटा भाई था, राणा कुंभा का जो छोटा पुत्र था राणा रायमल, उसको वे मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे। तो देखिए लिखिए, मेवाड़ के सामंत उदा को पितृहंता मानते थे, इसीलिए वे उदा से अप्रसन्न थे एवं उसे मेवाड़ के राजा के पद से हटाना चाहते थे। अवसर पाकर के मेवाड़ के सामंतों ने क्या किया कि जो राणा उदा का छोटा भाई था रायमल, राणा कुंभा का जो छोटा पुत्र था रायमल, वो अभी मेवाड़ में नहीं है। मेवाड़ में नहीं है तो कहां पर है? अपने ससुराल ईडर में। मेवाड़ के सामंतों ने क्या किया? ईडर में राणा रायमल को एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके ये कहा कि आप मेवाड़ में आकर के उदा पर हमला करिए, उदा पर आक्रमण करिए और उसे मेवाड़ के राजा के पद से हटा दीजिए। जो भी मेवाड़ के सामंत है, जो भी मेवाड़ के मंत्री हैं और जो भी मेवाड़ के उच्च अधिकारी हैं, वे आपका सहयोग करेंगे। तो इसीलिए आप मेवाड़ पधारिए और उदा को मेवाड़ के राजा के पद से हटा करके आप राजा का पद ग्रहण करिए। तो देखिए लिखिए एक बार, अवसर पाकर मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र एवं उदा के छोटे भाई रायमल को उनके ससुराल ईडर से मेवाड़ आमंत्रित किया। देखिए रायमल ने कई विवाह किए थे और कई स्थानों पर इनके ससुराल थे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। आगे हम बात करेंगे। रायमल का एक ससुराल कहां पर था? जब महाराणा कुंभा और जोधपुर के राव जोधा के मध्य आंवल बावल की संधि हुई थी, उस आंवल बावल की संधि के अंतर्गत भी राणा रायमल का विवाह किससे हुआ था? जोधपुर के राव जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से। और श्रृंगार कंवर से ही अब महाराणा सांगा पैदा होंगे। महाराणा सांगा के पिता कौन होंगे? ये राणा रायमल्ली। तो देखिए, अवसर पाकर मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र एवं उदा के छोटे भाई रायमल को उनके ससुराल ईडर से मेवाड़ आमंत्रित किया। राणा रायमल ईडर क्यों थे? क्योंकि जो व्यक्ति उदा अपने पिता की हत्या कर सकता है, वो अपने छोटे भाई की हत्या भी कर सकता है। इसीलिए अपने बड़े भाई के डर से ये अपने ससुराल में रहा करते थे। लेकिन जब मेवाड़ के सामंतों ने इन्हें आमंत्रित किया, ये भरोसा दिलाया कि हम आपकी सहायता करेंगे, तो राणा रायमल ईडर से आते हैं मेवाड़। और जब ये मेवाड़ में पहुंचते हैं तो उदयपुर में एक स्थान है, उस स्थान को कहा जाता है जावर। जावर के पास में एक मैदान है, उस मैदान को कहा जाता है दाड़िमपुर का मैदान। दाड़िमपुर के मैदान में उदा एवं रायमल के मध्य एक युद्ध होता है और उस युद्ध में जीत किसकी होती है? रायमल की, जबकि उदा की हार होती है। दाड़िमपुर के युद्ध में जीतने के बाद राणा रायमल मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं। तो देखिए लिखिए, कौन सा युद्ध हुआ था? दाड़िमपुर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? उदा एवं राणा रायमल या उनके सहयोगियों के मध्य। तो देखिए लिखिए, रायमल और उदा के सहयोगियों के मध्य जावर के पास दाड़िमपुर का युद्ध हुआ था। दाड़िमपुर के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? दाड़िमपुर के युद्ध में जीत हुई थी राणा रायमल की, जबकि उदा की हार हुई थी। तो देखिए लिखिए, दाड़िमपुर के युद्ध में रायमल की जीत हुई थी। इसी जीत के साथ राणा रायमल मेवाड़ के अगले शासक बने। कब बने? सन 1473 ईस्वी में, क्योंकि सन 1473 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहेगा? उदा का। सन 1473 ईस्वी में राणा रायमल मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं और कब तक रहते हैं? 1509 ईस्वी तक। तो देखिए लिखिए, इस जीत के साथ ही सन 1473 ईस्वी में 1509 ईस्वी तक रायमल मेवाड़ के नए राजा एवं कुंभा के उत्तराधिकारी बने। अब देखिए, दाड़िमपुर के युद्ध में जब उदा की हार हुई तो उदा को अपने छोटे भाई रायमल का भय लगने लगता है। उसको लगता है कि कहीं अवसर पाकर के मेरा छोटा भाई रायमल मेरी हत्या नहीं कर दे। इसीलिए उदा क्या करता है? अपने पूरे परिवार सहित मालवा अर्थात मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। तो देखिए लिखिए,
दाड़िमपुर के युद्ध में हारने के बाद रायमल के भय से उदा मांडू अर्थात मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी की शरण में मालवा चला गया। और मालवा जाने के बाद में उदा ने क्या किया, अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव जो मालवा का सुल्तान था गयासुद्दीन खिलजी के सामने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो देखिए लिखिए, उदा ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव गयासुद्दीन खिलजी के सामने रखा और जब ये इस प्रकार की बातचीत करके वापस अपने डेरे पर लौट रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय बरसात का मौसम था और एक आसमानी बिजली उदा के ऊपर गिर गई, जिससे उदा की रास्ते में वापस अपने डेरे पर आते समय मृत्यु हो गई। तो देखिए लिखिए, परंतु अपने डेरे में आते समय रास्ते में अकस्मात बिजली गिरने से पितृहंता उदा की मृत्यु हो गई। तो देखिए उदा की मृत्यु तो इस प्रकार हो चुकी है। मेवाड़ के नए राजा कौन बन चुके हैं हम सब सन 1473 ईस्वी में, राणा रायमल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब रायमल के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं राणा रायमल का इतिहास। राणा रायमल मेवाड़ के राजा कब बने थे? सन 1473 ईस्वी में उदा को दाड़िमपुर के युद्ध में हरा करके। तो देखिए सन 1473 से सन 509 ईस्वी तक रायमल मेवाड़ के शासक बने रहे। इनका इतिहास बाद में देखेंगे क्योंकि इनका इतिहास जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इन्होंने कुछ कार्य जो किए थे मेवाड़ में वो महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके द्वारा कराए गए कुछ कार्यों में से पूछे जाते हैं। तो देखिए राणा रायमल ने मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करवाया था? इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। कहां पर बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर बनवाया था उस मंदिर को क्या कहा जाता है? अद्भुत जी का मंदिर। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि महाराणा रायमल ने चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य करवाया था महाराणा रायमल ने वो क्या करवाया था? इन्होंने कृषि सिंचाई हेतु, खेतों में सिंचाई हेतु मेवाड़ में 3 तालाबों का निर्माण करवाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। देखिए महाराणा रायमल ने कृषि सिंचाई हेतु मेवाड़ में 3 तालाबों का निर्माण करवाया था। क्या क्या नाम है इन तालाबों के? इन तालाबों के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो पहला तालाब कौन सा है? राम। पहले तालाब का नाम क्या है? राम। दूसरे तालाब का नाम क्या है? शंकर। और तीसरे तालाब का नाम क्या है? समया संकट। तो देखिए इन तीनों तालाबों का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? महाराणा रायमल के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध शिल्पी रहा करता था जिसका नाम था अर्जुन, और 2 संस्कृत विद्वान भी इनके दरबार में रहा करते थे जिनमें से एक का नाम है महेश भट्ट और एक का नाम है गोपाल भट्ट। तो इन दोनों विद्वानों का भी आपको ध्यान रखना। देखिए शिल्पी कौन था? महाराणा रायमल के दरबार में अर्जुन नाम का शिल्पी व गोपाल भट्ट तथा महेश भट्ट नाम के 2 विद्वान रहा करते थे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? तो देखिए राणा रायमल मेवाड़ के शासक कब बने थे? सन 1473 ईस्वी में। सन 1473 ईस्वी से पहले मेवाड़ में कानून प्रचलित था। किस प्रकार का कानून था? तो देखिए मान लीजिए मेवाड़ में कोई व्यक्ति है, उसके 4-5 पुत्रियां हैं लेकिन उसके पुत्र एक भी नहीं है। जब कभी भी उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो जो भी उसकी संपत्ति होगी उसकी संपत्ति पर उनकी पुत्रियों का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि उसकी संपत्ति को राज्य जब्त कर लेगा। राणा रायमल ने क्या कहा? राणा रायमल ने इस कानून को समाप्त कर दिया और यह कहा कि कोई निष्पुत्र है जिसके पुत्र नहीं है लेकिन पुत्रियां हैं तो उस व्यक्ति के मरने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी को उसकी पुत्रियों को दे दिया जाए। तो देखिए लिखिए, महाराणा रायमल ने निष्पुत्रों की संपत्ति को राज्य में विलय करने वाले कानून को समाप्त कर दिया था। देखिए कितना अच्छा सुधार उन्होंने किया था, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी जो संस्थाएं हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते। कितना अच्छा सुधार है उस समय में, सन 1473 से 1509 के मध्य इस प्रकार का सुधार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। पता नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप RAS इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस बात को अगर आप बोल देंगे वहां पे तो निश्चित ही आपका इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा जाएगा। अब देखिए राणा रायमल के बारे में आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या है? वर्तमान पाली जिले में एक तहसील है, उस तहसील को कहा जाता है देसूरी। देसूरी तहसील में, पाली की देसूरी तहसील में एक स्थान आता है, उस स्थान को कहा जाता है नारलाई। नारलाई में कुछ जैनियों के मंदिर हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा रायमल ने जो नारलाई में नेवकुलिका है, नेवकुलिका शायद जैनियों के मंदिरों को कहते होंगे, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। राणा रायमल ने उन नेवकुलिकाओं का जीर्णोद्धार करवाया था और उसमें आदिनाथ या ऋषभ देव की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो देखिए लिखिए, महाराणा रायमल ने नारलाई देसूरी पाली में नेवकुलिकाओं का जीर्णोद्धार करवाकर उनमें आदिनाथ या ऋषभ देव की मूर्ति स्थापित करवाई थी।
इसके अलावा महाराणा रायमल ने क्या किया था, तो देखिए महाराणा रायमल ने मेवाड़ में दो प्रमुख व्यक्तियों को शरण दी थी। पहली शरण तो उन्होंने किसको दी थी, वर्तमान जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में एक स्थान आता है काठियावाड़। काठियावाड़ में एक रियासत हुआ करती थी, उस रियासत का नाम था हलवद। हलवद के जो जागीरदार थे उनका नाम था झाला राज सिंह। राज सिंह के दो पुत्र थे, झाला अज्जा एवं झाला सज्जा। ये दोनों के दोनों महाराणा रायमल के पास मेवाड़ आते हैं और राणा रायमल ने इनको मेवाड़ में सादड़ी की जो जागीर थी, सादड़ी की जागीर इनको दी थी। और वर्तमान टोंक जिले में एक स्थान आता है टोडा। टोडा के एक जागीरदार थे जिनका नाम था सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी को भी महाराणा रायमल ने मेवाड़ में शरण दी थी और उनको बदनौर की जागीर उनको दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, आगे बात करेंगे इनके बारे में कि इनको शरण देने की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए लिखिए, राणा रायमल ने हलवद काठियावाड़ के जागीरदार राज सिंह के पुत्रों झाला अज्जा एवं झाला सज्जा तथा टोडा टोंक के जागीरदार सुल्तान सोलंकी को मेवाड़ में आश्रय दिया था। इसके बाद आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि महाराणा कुंभा के समय में जोधपुर के राव जोधा एवं राणा कुंभा के मध्य एक संधि हुई थी। उस संधि को कहा जाता है आंवल बांवल की संधि। आंवल बांवल की संधि के अंतर्गत एक प्रावधान यह भी था कि राव जोधा को अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से करना था। तो देखिए इन्होंने आंवल बांवल की संधि के अंतर्गत राव जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से विवाह किया था और श्रृंगार कंवर से ही महाराणा सांगा का जन्म भी हुआ था। तो देखिए लिखिए, आंवल बांवल की संधि के अंतर्गत जोधपुर के महाराजा राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ निश्चित किया था और इन्हीं श्रृंगार कंवर से राणा सांगा का जन्म भी होता है। श्रृंगार देवी से ही महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। ये जो श्रृंगार देवी है, इन्होंने एक काम करवाया था, एक कार्य करवाया था चित्तौड़गढ़ जिले में, ना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो देखिए, महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ जिले में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम राणा रायमल का इतिहास देखेंगे। ये हमने इनके द्वारा कराए गए कुछ प्रमुख कार्य देखे हैं, अब इनका इतिहास देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए, जब उदा और रायमल के मध्य दाड़िमपुर का युद्ध हुआ था, दाड़िमपुर के युद्ध में उदा हार गया था और हारने के बाद में मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी की शरण में वो चला जाता है। वो अकेला नहीं जाता, वहां अपने पूरे परिवार सहित जाता है, अपनी पुत्री को भी लेकर के जाता है, अपने दो पुत्रों को भी लेकर जाता है। जो उदा के दो पुत्र थे उनका नाम था सहसमल और सूरजमल। उदा की मृत्यु कैसे हुई थी कि जब ये अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव या अपने पुत्री के विवाह की बातचीत करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। उदा की मृत्यु के बाद में जो इनके दो पुत्र थे सहसमल और सूरजमल, उन्होंने मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन से आग्रह किया कि आप मेवाड़ पर आक्रमण करके हमें हमारा राज्य पुनः दिलवाइए। तो देखिए एक बार लिखिए, महाराणा कुंभा के हत्यारे उदा की बिजली गिरने से मृत्यु होने के बाद उसके दो पुत्र कौन कौन थे, सहसमल और सूरजमल। सहसमल और सूरजमल के आग्रह पर मालवा सुल्तान गयासुद्दीन या गया शाह ने रायमल पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लेकिन इस आक्रमण में क्या हुआ, रायमल ने इस गयासुद्दीन को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया था। तो देखिए लिखिए, परंतु रायमल ने गयासुद्दीन को चित्तौड़ के युद्ध में हरा दिया। इस हार का बदला लेने के लिए गयासुद्दीन ने क्या किया, कुछ समय के बाद में अपने सेनापति जफर खान को फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और जफर खान ने क्या किया, इस बार चित्तौड़ पे आक्रमण नहीं किया बल्कि मांडलगढ़ पर आक्रमण किया। मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में। लेकिन इस युद्ध में भी ऐसा कहा जाता है कि रायमल ने अपने पुत्रों और सामंतों को भेज करके इसके सेनापति जफर खान को भी हरा दिया था मांडलगढ़ के युद्ध में। तो देखिए लिखिए, कुछ समय के बाद में चित्तौड़ के युद्ध की हार का बदला लेने के लिए गयासुद्दीन ने अपने सेनापति जफर खान को भेजा, परंतु रायमल ने क्या किया, अपने पुत्रों एवं सामंतों को मांडलगढ़ भेज करके इस जफर खान को भी मांडलगढ़ के युद्ध में हरा दिया। अब देखिए समय बीतता गया और कुछ समय बाद में क्या हुआ कि जो मालवा का सुल्तान है गयासुद्दीन, गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। और जब गयासुद्दीन की मृत्यु होती है तो मालवा का अगला सुल्तान कौन बनता है, गयासुद्दीन का पुत्र नसरुद्दीन। तो देखिए, समय बीतने पर गयासुद्दीन के बाद मालवा का अगला सुल्तान उसका पुत्र नसीर शाह या नसरुद्दीन बना। इस नसीर शाह या नसरुद्दीन ने क्या किया, अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया। और मेवाड़ पर जब इसने आक्रमण किया तो ऐसा कहा जाता है कि रायमल ने इससे किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया बल्कि इसको कुछ पैसे दे दिए और वापस मालवा इसको जाना पड़ गया। तो देखिए लिखिए,
अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए सन 1503 ईस्वी में नसीर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन रायमल ने क्या किया था, नसीर शाह से किसी प्रकार का युद्ध नहीं किया, बल्कि इसको कुछ पैसे दे दिए, कुछ धन दे दिए और ये वापस मालवा अपने चला जाता है। तो देखिए लिखिए, इस आक्रमण के कारण रायमल ने नसीर शाह को कुछ धन देकर मालवा लौटा दिया। एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब नसीरुद्दीन या नसीर शाह मालवा जा रहा था तो उसने क्या किया कि राणा रायमल के एक सामंत थे, उनका नाम था जीवनदास। जीवनदास की पुत्री से मालवा का जो सुल्तान नसीरुद्दीन या नसीर शाह विवाह कर लेता है और अपने साथ उसको मालवा लेकर के चला जाता है। तो देखिए, नसीर शाह ने राणा रायमल के एक सामंत जीवनदास की पुत्री से विवाह कर अपने साथ मालवा ले गया और ऐसा कहा जाता है कि जो जीवनदास की पुत्री है मालवा के अंदर चित्तौड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आपको ध्यान रखना है, जीवनदास की पुत्री मालवा में चित्तौड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा आप एक छोटी सी बात और ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, वो क्या है कि राणा रायमल के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था उडना राजकुमार पृथ्वीराज। ये महाराणा सांगा के सबसे बड़े भाई थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार जब इस गयासुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उससे पहले अपना दूत मेवाड़ भेजा था। उस दूत से राणा रायमल बड़े प्रेम से पेश आ रहे थे, बहुत अच्छे से उससे बातचीत कर रहे थे। ये देख करके इनका बड़ा पुत्र उडना राजकुमार पृथ्वीराज अति क्रोधित हो गया और उस दूत को वहां से भगा दिया। उस दूत ने सारी बात जाकर के अपने सुल्तान गयासुद्दीन को बताई और गयासुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में ऐसा कहा जाता है कि उडना राजकुमार पृथ्वीराज ने मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को बंदी बना लिया था। लेकिन ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार इस बात पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए मैं इस बात पर आपको ज्यादा समय नहीं दे रहा। इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, अगर पढ़ना चाहें तो। और ये बात हमें कहां से पता चलती है? वीर विनोद से। आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं कि इस घटना का उल्लेख केवल और केवल वीर विनोद में मिलता है, इसीलिए इस घटना पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाराणा रायमल के उत्तराधिकारियों के बारे में। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। कितने? 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। लेकिन हमारे लिए इनके 13 पुत्र महत्वपूर्ण नहीं है, केवल और केवल इनके 3 पुत्रों के बारे में हमें ध्यान रखना है और 1 पुत्री के बारे में हमें ध्यान रखना है, 2 में से। तो देखिए, यह है महाराणा रायमल। जब महाराणा रायमल की मृत्यु होगी तो मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा? महाराणा रायमल का सबसे बड़ा पुत्र जो कौन था? उडना राजकुमार पृथ्वीराज। मेवाड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? राणा रायमल का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? उडना राजकुमार पृथ्वीराज। तो देखिए, उडना राजकुमार पृथ्वीराज। इनके जो अगले पुत्र हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है जयमल। क्या नाम है? जयमल। और जो एक और पुत्र के बारे में हमें देखना है वो कौन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि राणा रायमल के बाद में वास्तव में मेवाड़ के अगले राजा बनेंगे, महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। देखिए, जब राणा रायमल की मृत्यु होगी तो मेवाड़ का राजा बनना चाहिए उडना राजकुमार पृथ्वीराज को। लेकिन उडना राजकुमार पृथ्वीराज राजा नहीं बनते हैं, ना ही जयमल बन पाते हैं। राजा कौन बनता है रायमल के बाद में? संग्राम सिंह या राणा सांगा। अब देखिए, जो राणा रायमल की एक पुत्री थी उसका नाम क्या था? आनंदीबाई। क्या नाम था? आनंदीबाई। आनंदीबाई के बारे में आप केवल इतना ध्यान रखना कि इनका जो विवाह हुआ था, महाराणा रायमल ने आनंदीबाई का जो विवाह किया था, सिरोही के एक शासक थे, उनका नाम था जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा के साथ आनंदीबाई का विवाह हुआ था। तो देखिए, लिखिए, सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ विवाह हुआ था। किसका? आनंदीबाई का। इसके अलावा आपको महाराणा रायमल के चाचा का नाम भी ध्यान रखना है। इनके चाचा का नाम क्या था? महाराणा कुंभा के भाई का नाम क्या था? सारंगदेव। तो देखिए, सारंगदेव। सारंगदेव कौन थे? ये महाराणा कुंभा के भाई एवं रायमल के चाचा थे। सारंगदेव क्या चाहते थे? सारंगदेव भी मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पा रहे थे। लेकिन इनका जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था वो क्या था? ये चाहते थे कि मैं भले ही मेवाड़ का शासक बनूं या ना बनूं, लेकिन ये उडना राजकुमार पृथ्वीराज मेवाड़ का शासक नहीं बनना चाहिए। इसीलिए सारंगदेव हर समय महाराणा संग्राम सिंह का पक्ष लिया करते थे। अब देखिए, इसके अलावा आपको महाराणा कुंभा के एक और भाई का नाम ध्यान रखना है। राणा रायमल के एक और चाचा का नाम ध्यान रखना है। उनका नाम था क्षेमकरण। क्षेमकरण के एक पुत्र था सूरजमल। सूरजमल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सूरजमल। सूरजमल कौन थे? सूरजमल भी महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकरण के पुत्र थे और यह भी मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे। लेकिन अंत में क्या हुआ? सूरजमल और उडना राजकुमार पृथ्वीराज के मध्य सुलह हो गई। इसीलिए सूरजमल ने क्या किया कि जो वर्तमान राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिले को उस समय कांठल कहा जाता था।
सूरजमल ने कांठल में आकर के अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना वहां पर कर ली। तो देखिए लिखिए, सूरजमल महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकरण के पुत्र थे। क्षेमकरण मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे महाराणा कुंभा के समय, और जब ये शासक नहीं बन पाए क्षेमकरण, तो ये चले गए थे मालवा, और सूरजमल भी मालवा में रहा करते थे और वहीं से मेवाड़ विरोधी कार्यों में लिप्त थे। लेकिन अंत में सूरजमल और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के मध्य सुलह हो जाती है, और सुलह होने के बाद में सूरजमल अपना स्वतंत्र राज्य कहां पर स्थापित करते हैं? प्रतापगढ़ जिले में, जिसको कि उस समय कांठल कहा जाता था। तो देखिए लिखिए, परंतु राणा कुंभा के शासक बनने के बाद ये मालवा चले गए एवं सूरजमल भी मालवा में रहते हुए मेवाड़ विरोधी कार्यों में लिप्त थे। लेकिन सूरजमल एवं उड़ना राजकुमार के मध्य सुलह हो जाती है अंत में, और सूरजमल क्या करते हैं? प्रतापगढ़, जिसको कि कांठल कहा जाता था, कांठल में जाकर के अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो देखिए, परंतु बाद में सूरजमल ने कांठल प्रतापगढ़ में अपने राज्य की स्थापना कर ली। देखिए दोस्तों, इस स्लाइड को बनाने के पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जब रायमल की मृत्यु होगी तो रायमल के बाद में जो मेवाड़ का अगला राजा है वो किसे बनना चाहिए? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को। लेकिन बनता कौन है? महाराणा सांगाया संग्राम सिंह। महाराणा सांगाया संग्राम सिंह किन संघर्षों के कारण, किन व्यक्तियों के कारण मेवाड़ के शासक बने, वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए क्या हुआ था, सारंगदेव भी मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे, लेकिन कालांतर में क्या होता है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज इस सारंगदेव की हत्या कर देता है। सूरजमल भी मेवाड़ के शासक बनना चाहते हैं, लेकिन कालांतर में उड़ना राजकुमार और सूरजमल के मध्य सुलह हो जाती है, और सूरजमल प्रतापगढ़, जिसे कि कांठल कहा जाता था, कांठल में जाकर के अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना ये कर लेते हैं। तो सूरजमल भी आउट हो गए फ्रेम में से। जयमल की मृत्यु हो जाती है सोलंकियों से युद्ध लड़ते हुए। आगे जाकर के डिटेल में मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो जयमल का कॉन्सेप्ट भी खत्म, केवल और केवल दो लोग बचे, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज और संग्राम सिंह। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो राणा रायमल की पुत्री थी आनंदी बाई, आनंदी बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ। कालांतर में ये जगमाल देवड़ा उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की भी हत्या कर देंगे। तो बचा कौन? केवल और केवल महाराणा सांगा बचे हैं, इसीलिए महाराणा सांगा ही मेवाड़ के शासक बनेंगे। तो इस प्रकार से इन संघर्षों के कारण ही मेवाड़ के जो अगले शासक बने वो कौन बने? महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। तो देखिए, आनंदीबाई के पति कौन थे? सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा। ये क्या करते हैं? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की हत्या करते हैं कालांतर में। कालांतर में जगमाल देवड़ा उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की हत्या करेगा। सारंगदेव कौन है? सारंगदेव राणा रायमल के चाचा थे। सारंगदेव की हत्या किसने की थी? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने। तो इसको भी आप एक बार लिख लीजिए। देखिए, कालांतर में सारंगदेव की हत्या उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज करेंगे। दोस्तों, अगली स्लाइड पे चलने से पहले आप एक बार वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इन संबंधों को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि आज की जो आगे की क्लास है, महाराणा सांगा की जो भी क्लास है, इसी स्लाइड पे निर्भर करेगी। इसीलिए इन संबंधों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसीलिए एक बार वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इन संबंधों को समझने की थोड़ा सा आप प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि महाराणा सांगा और इनके भाई जो जयमल और पृथ्वीराज थे, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, इनके मध्य संघर्षों की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि एक बार उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा अपनी अपनी जन्म कुंडलियां लेकर के एक ज्योतिषी के पास गए थे। क्यों? ये पूछने के लिए कि महाराणा रायमल की जब मृत्यु होगी, इनके पिता की जब मृत्यु होगी, तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। उस ज्योतिषी ने इन तीनों भाइयों की जन्म कुंडलियां देखी, और जन्म कुंडलियां देखने के बाद में ये भविष्यवाणी की कि जो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? महाराणा सांगा या संग्राम सिंह बनेगा। लेकिन देखिए, मेवाड़ का जो वास्तविक उत्तराधिकारी है जो वो कौन है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। ज्योतिषी की ऐसी भविष्यवाणी सुनने के बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को क्रोध आ गया, और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपने छोटे भाई महाराणा सांगा की हत्या करने के लिए अपनी तलवार निकाली, और अपनी तलवार से राणा सांगा की आंख पर वार कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा की आंख जो है पृथ्वीराज के उसी वार के कारण फूट गई थी। इसके बाद में जब उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने राणा सांगा की हत्या करने के लिए अपनी तलवार से दूसरा वार करना चाहा, उसी समय जो सारंगदेव है, सारंगदेव वहां आ पहुंचे, और सारंगदेव ने महाराणा सांगा के प्राण बचा लिए। तो देखिए, जो भी अभी हमने देखा है एक बार उसको लिखते हैं पहले। चलिए देखिए,
एक बार संग्राम सिंह सांगा उनके भाइयों पृथ्वीराज एवं जयमल ने अपनी अपनी जन्म कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई और ज्योतिषी ने क्या किया, ज्योतिषी ने संग्राम सिंह सांगा की कुंडली में मेवाड़ का महाराणा बनने का योग बताया। इससे इनका जो बड़ा भाई था पृथ्वीराज वो क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार का वार महाराणा सांगा की आंख पर कर दिया, जिससे कि महाराणा सांगा की आंख फूट गई। देखिए ज्योतिषी की ऐसी भविष्यवाणी को सांगा का बड़ा भाई पृथ्वीराज सहन नहीं कर पाया और उसने सांगा की हत्या करने के लिए सांगा पर तलवार से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख फूट गई। और जैसे ही पृथ्वीराज राणा सांगा की हत्या करना चाहता था, तभी राणा रायमल के चाचा सारंगदेव वहां पे आ पहुंचे और सारंगदेव ने राणा सांगा के प्राण बचाए। तो देखिए लिखिए, तभी वहां महाराणा रायमल के चाचा सारंगदेव आ पहुंचे एवं उन्होंने सांगा की प्राण रक्षा करी। एवं सारंगदेव ने क्या कहा कि आप इस ज्योतिषी की बात पर भरोसा मत करिए, ये ज्योतिषी कोई ज्यादा सिद्ध व्यक्ति नहीं है, फर्जी व्यक्ति है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप भीमल गांव चलिए। मेवाड़ में कोई गांव है भीमल गांव, भीमल गांव में एक कन्या रहती है, तुंगल शाखा की एक चारण कन्या रहती है, उसका नाम है वीरी। आप वीरी को चल करके अपनी जो जन्म कुंडलियां हैं वो दिखाइए। अगर उसने जो भविष्यवाणी कर दी वो सत्य रहेगी, पत्थर की लकीर रहेगी, उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो आप इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर के आपस में लड़िए मत, मेरे साथ आप भीमल गांव में चलिए। कौन कहता है ऐसा? सारंगदेव कहता है पृथ्वीराज, जयमल और महाराणा सांगा से। तो देखिए लिखिए एक बार, सारंगदेव ने पृथ्वीराज एवं जयमल से कहा कि आप सबको अपनी अपनी जन्म कुंडलियां भीमल गांव की तुंगल शाखा की चारण कन्या वीरी को दिखानी चाहिए। वह देवी का अवतार है एवं एक सिद्ध कन्या है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये तीनों भाई भीमल गांव पहुंचे वीरी के पास, तो वीरी उस समय वहां पर थी नहीं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने क्या किया कि वहां पर एक ऊंचा सिंहासन रखा हुआ था। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज तो इस ऊंचे सिंहासन पे जाकर के बैठ गया और जो जयमल था, जयमल भी उसके पास में जाकर के खड़ा हो गया। और जो राणा सांगा थे, जिनकी एक आंख फूट चुकी थी, उन्होंने क्या किया, उनको बैठने का वहां पे कोई स्थान नजर नहीं आया और उन्होंने क्या किया, एक शेर की खाल वहां पे पड़ी थी, उस शेर की खाल को उन्होंने उठाया, झाड़ा और उसके ऊपर बैठ गए। कुछ समय के बाद में जब ये वीरी वहां पर पहुंची तो राणा सांगा को शेर की खाल पर बैठे हुए देख करके इन्होंने भविष्यवाणी करी कि मेवाड़ का अगला राजा तो राणा सांगा ही बनेगा। इतना सुनते ही पृथ्वीराज और जयमल ने क्या किया, राणा सांगा की हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि सारंगदेव तब भी उनके साथ थे, तो सारंगदेव ने पुनः राणा सांगा के प्राण बचाने का प्रयास किया और जयमल तथा उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज से लड़ते हुए अत्यंत घायल हो गए। तो देखिए लिखिए एक बार, इसके बाद भीमल गांव की पुजारी ने भी सबकी कुंडलियां देखी एवं राणा सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की पुष्टि कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, इस कारण तीनों भाइयों पृथ्वीराज, जयमल और सांगा के मध्य युद्ध छिड़ गया। लेकिन क्योंकि सारंगदेव राणा सांगा के साथ थे, इसीलिए सारंगदेव ने क्या किया, इन दोनों भाइयों को, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज एवं जयमल को अपने साथ युद्ध में उलझाए रखा और राणा सांगा को वहां से भागने का मौका मिल गया। और राणा सांगा वहां से भाग करके पहुंचे वर्तमान राजसमंद जिले में एक गांव आता है, उस गांव का नाम है सेवंत्री। सेवंत्री गांव में पहुंचे, सेवंत्री गांव में इनकी मुलाकात हुई बीदा राठौड़ से और बीदा राठौड़ ने इनकी वहां पर प्राण रक्षा करी, जबकि स्वयं जयमल के साथ लड़ते हुए मारे गए। तो देखिए लिखिए, संग्राम सिंह सांगा अपनी जान बचाने के लिए वहां से सेवंत्री गांव राजसमंद में राव बीदा राठौड़ के पास पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि जो बीदा राठौड़ है, सेवंत्री गांव राजसमंद के रहने वाले नहीं थे, बल्कि ये कहां के रहने वाले थे, जो राजस्थान का वर्तमान बाड़मेर जिला है, बाड़मेर जिले में एक स्थान आता है मोकलसर, मोकलसर के बीदा राठौड़ रहने वाले थे। और ये सेवंत्री गांव क्यों आए हुए थे, क्योंकि राजसमंद के सेवंत्री गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर को कहा जाता है रूप नारायण जी का मंदिर। ये केवल और केवल वहां पे रूप नारायण जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन बीदा राठौड़ को दर्शन इतने महंगे पड़े जिसकी कोई हद नहीं। तो देखिए, बीदा राठौड़ मोकलसर बाड़मेर से सेवंत्री गांव में रूप नारायण जी के दर्शन करने आए हुए थे। जब राणा सांगा अपने घोड़े पर सवार होकर राजसमंद के सेवंत्री गांव में पहुंचे तो बीदा राठौड़ ने इनको देखा, इनके पीछे जयमल पड़ा हुआ था। देखिए, पृथ्वीराज तो कहां पर, अभी भीमल गांव में ही है और सारंगदेव के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। राणा सांगा का पीछा किसने किया था? जयमल ने किया था। जयमल भी सेवंत्री गांव पहुंचा, लेकिन राव बीदा राठौड़ ने क्या किया, राणा सांगा की रक्षा करी और स्वयं जयमल से लड़ते हुए मारे गए। और जब जयमल और बीदा राठौड़ में युद्ध चल रहा था तो राणा सांगा को वहां से भागने का, वहां से बच निकलने का मौका मिल गया और वहां से राणा सांगा बच करके निकले अजमेर और अजमेर में आए। अजमेर में इनकी रक्षा करी करमचंद पंवार ने। तो देखिए लिखिए,
बीदा राठौड़ ने सांगा की रक्षा में जयमल से लड़ते हुए, जयमल से युद्ध करते हुए वीर गति पाई और वहां से राणा सांगा कहां पहुंचे, सेवंतरी गांव से संग्राम सिंह अजमेर पहुंचे, जहां करमचंद पंवार ने उन्हें अपने यहां शरण दी। और देखिए ऐसा भी कहा जाता है कि जब राणा सांगा सेवंतरी गांव से बचकर के अजमेर के करमचंद पंवार के पास पहुंचे थे, तो करमचंद पंवार ने इन्हें अजमेर में छिपा दिया था, अंडरग्राउंड कर दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने अजमेर के करमचंद पंवार के पास में अज्ञातवास के रूप में समय गुजारा था। तो देखिए लिखिए, संग्राम सिंह ने कुछ समय करमचंद पंवार के पास अज्ञातवास के रूप में गुजारा। अज्ञातवास क्या होता है, अंडरग्राउंड होकर के रहना, जिसका किसी को कुछ भी नहीं पता हो कि वो जीवित है या मृत है, कहां चला गया, कुछ भी नहीं पता था इनको। ऐसा समय महाराणा सांगा ने कहां पर गुजारा, अजमेर के करमचंद पंवार के पास में। देखिए अजमेर के जो करमचंद पंवार है, इन्होंने महाराणा सांगा को प्रारंभिक समय में आश्रय दिया था, इसीलिए अजमेर के करमचंद पंवार को महाराणा सांगा का आश्रयदाता भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, इसीलिए करमचंद पंवार को महाराणा सांगा का आश्रयदाता कहा जाता है। और एक बात का आप और ध्यान रखना कि कालांतर में जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं, तो मेवाड़ के शासक बनने के बाद में महाराणा सांगा ने इस करमचंद पंवार को रावत की पदवी देकर के सम्मानित किया था और 15 लाख रुपए वार्षिक की इनको जागीर भी दी थी। तो देखिए लिखिए, महाराणा सांगा ने शासक बनने के बाद में अजमेर के करमचंद पंवार को रावत की पदवी देकर सम्मानित किया था और 15 लाख रुपए की वार्षिक की जागीर भी दी थी। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ था, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद क्या कहते हैं कि महाराणा सांगा ने अपना अज्ञातवास का समय अजमेर में नहीं गुजारा था, बल्कि वे अजमेर से आगे आमेर या जयपुर रियासत में आ गए थे। और आमेर के जो राजा थे उस समय, जयपुर के जो राजा थे उस समय, उनका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। महाराणा सांगा पृथ्वीराज कछवाहा की सेना में भर्ती हो गए थे एक सैनिक के रूप में, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसको सत्य नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? वो ये कहते हैं कि जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे तो उन्होंने अजमेर के करमचंद पंवार को रावत की पदवी दी थी और 15 लाख रुपए वार्षिक की जागीर भी दी थी, जबकि जयपुर के शासक को या आमेर के शासक को ऐसा कोई भी सम्मान उनके द्वारा नहीं दिया गया। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए महाराणा सांगा अभी कहां पर है। महाराणा सांगा अभी अजमेर में है करमचंद पंवार के पास। कुछ समय के लिए महाराणा सांगा को आप भूल जाइए और केवल इतना याद रखिए कि महाराणा सांगा अभी अजमेर में है। महाराणा सांगा जब अजमेर में थे तो इनके पीछे से मेवाड़ में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी और इनके भाइयों का इतिहास किस प्रकार का रहा, उस पर भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो आइए देखिए, राणा सांगा का जो सबसे बड़ा भाई था, राणा रायमल का जो वास्तविक उत्तराधिकारी था, वो कौन था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। तो थोड़ा सा उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए इनके बारे में आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता था। यूट्यूब पर अलग अलग शिक्षकों ने क्या कह रखा है कि ये खुद बहुत तेज भागते थे, ये घोड़ा बहुत तेज भगाते थे। पता नहीं कहां से उन्होंने पढ़ा है कि मुझे इस प्रकार की कोई चीज नहीं मिली है। वीर विनोद में जाकर के मुझे इसका कारण मिला कि पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है। वीर विनोद में इसके पीछे दो कारण बता रखे हैं। पहला कारण तो क्या है कि जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है, बड़े ही तेज तर्रार मिजाज के और बहादुराना स्वभाव के व्यक्ति थे। तो पहला कारण तो देखिए यही शब्द लिखे हुए हैं, अपने तेज तर्रार मिजाज एवं बहादुराना स्वभाव के कारण पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। दूसरा कारण क्या बताया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सेना को ले जाकर के, अकेले नहीं, संपूर्ण सेना सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम समय में आक्रमण कर दिया करते थे, जिससे क्या होता था, दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि कहां से आक्रमण हो गया। तो देखिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंचकर आक्रमण कर दिया करते थे, इसीलिए भी इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता था। देखिए वीर विनोद में मूणोत नैणसी का रेफरेंस लेकर के लिखा गया है। मूणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के लिए क्या लिखा है कि इन्होंने एक बार क्या किया था कि जो वर्तमान राजस्थान का टोंक जिला है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको कि वर्तमान राजस्थान का टोंक जिला है, इस टोंक जिले में एक स्थान आता है, उसका नाम है टोडा। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज एक बार टोडा में रुके हुए थे और उनको समाचार मिला कि इनको जालोर पर आक्रमण करना है। तो देखिए जालोर कहाँ है, ये रहा जालोर, इनको जालोर पे आक्रमण करना है। शाम को उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज
टोंक के टोडा से प्रस्थान करते हैं और सुबह आकर के जालोर पर आक्रमण कर देते हैं एक ही दिन के अंतर पर। और मुणोत नैन सिंह ने क्या बताया है कि उस समय जो टोडा और टोंक और जालोर की जो दूरी थी वो 200 मील थी। 200 मील का मतलब क्या हुआ कि लगभग 350 किलोमीटर। अब आप सोचिए उस समय 350 किलोमीटर एक ही दिन में चल करके आक्रमण कर देना बहुत ही असंभव सा कार्य है। और वर्तमान में जब मैंने गूगल मैप पे डाल करके इसकी दूरी का पता लगाया कि टोंक और जालोर के बीच की दूरी कितनी है, तो वास्तव में जो दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 423 किलोमीटर। उस समय में इन्होंने 423 किलोमीटर का सफर तय करके टोंक के टोडा से चलकर जालोर पर आक्रमण कर दिया था। उस समय ना कोई गाड़ी ना कोई घोड़े, घोड़े थे गाड़ियां नहीं थी, तो घोड़ों के सहारे 423 किलोमीटर चल करके इन्होंने आक्रमण कर दिया था। तब से ही इनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाने लगा। कौन कहता है ऐसा? मुणोत नैन सिंह। तो देखिए लिखिए, मुणोत नैन सिंह के अनुसार एक बार पृथ्वीराज ने टोंक के टोडा से प्रस्थान करके दूसरे ही दिन जालोर पर आक्रमण कर दिया था 200 मील दूर। वर्तमान में तो 423 किलोमीटर, उस समय नापचोक के इतने उपकरण इनके पास थे नहीं, तो मुणोत नैन सिंह ने 200 मील की दूरी बताई है जो कि लगभग 350 किलोमीटर होती है, लेकिन वास्तव में कितनी है वो 423 किलोमीटर। 200 मील दूर जालोर पर आक्रमण कर दिया था और तब से ही इनको उड़ना राजकुमार कहा जाने लगा। वास्तव में कहा जाना चाहिए, क्योंकि 423 किलोमीटर एक ही दिन में चलना उस समय एक असंभव कार्य था। तो देखिए तब से ही इनको उड़ना राजकुमार कहा जाने लगा। वास्तव में जो ऑथेंटिक फैक्ट है वो ये है कि ये खुद बहुत तेज नहीं भागते थे, घोड़ा भी तेज नहीं भगाते थे। कुल मिलाकर के इनका जो अटैक करने का जो समय था बहुत कम था। बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आक्रमण कर दिया करते थे, जिससे दुश्मन समझ नहीं पाता था कि वो इतने कम समय में कैसे आ गया। तो ठीक है दोस्तों, तब से ही इनको उड़ना राजकुमार कहा जाने लगा। और कौन कहता है ऐसा? मुणोत नैन सिंह कहता है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? पृथ्वीराज के घोड़े का नाम भी आपसे पूछा जाता है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था परेवा। क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम क्या था? परेवा। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है? पृथ्वीराज की जो रानी थी, इनकी पत्नी थी, उनका नाम क्या था? तारा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इनकी रानी का नाम क्या था? तारा। इनकी रानी का नाम क्यों ध्यान रखना है हमें? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर का जो दुर्ग है उस दुर्ग का नाम बदल करके तारागढ़ दुर्ग रख दिया था। तो देखिए, अपनी रानी तारा के नाम पर ही इन्होंने अजमेर के दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया था? तारागढ़ नाम रख दिया था। जब पृथ्वीराज ने अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था तो उससे पहले तारागढ़ को किस नाम से जाना जाता था? गढ़ बीठली के नाम से। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। देखिए, इससे पहले तारागढ़ को गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता था। देखिए, अब सवाल यह खड़ा होता है कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर के दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ क्यों रखा? उससे पहले हम इनकी पत्नी जो तारा है इसका सामान्य परिचय देखते हैं कि तारा वास्तव में थी कौन। तो देखिए, ये जो टोंक है, राजस्थान का टोंक जिला है, इस टोंक जिले में एक स्थान आता है, उसका नाम है टोडा। टोडा नाम की एक जागीर हुआ करती थी उस समय में, और जो टोडा के जागीरदार थे उनका नाम था राव सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी उनका नाम था। और जो टोडा के जागीरदार थे सुल्तान सोलंकी, ये तारा उन सुल्तान सोलंकी की ही पुत्री थी। तो देखिए लिखिए, तत्कालीन समय में टोंक के पास एक जागीर हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? टोडा था। ये जो टोडा नाम की जागीर है दोस्तों, कई लोगों ने ये बता रखा है यूट्यूब पे कि मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी, लेकिन ऐसा गलत है। ये जो टोडा नाम की रियासत थी उस समय जयपुर रियासत के अंतर्गत आती थी। तो आप इस बात का ध्यान रखना, किस रियासत के अंतर्गत थी टोडा उस समय? जयपुर रियासत के अंतर्गत थी। आपने अगर मेवाड़ पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। देखो, टोडा उस समय जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। और ये टोडा की जागीर थी, इसका जागीरदार कौन था? राव सुल्तान सोलंकी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना। देखिए, टोडा के जागीरदार का नाम राव सुल्तान सोलंकी था। और जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी थी तारा, तारा इसी राव सुल्तान सोलंकी की क्या थी? पुत्री थी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। पृथ्वीराज की रानी तारा टोडा के जागीरदार राव सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी। तारा का विवाह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज से किस प्रकार से हुआ और क्यों इन्होंने अजमेर के दुर्ग का नाम बदल करके तारागढ़ रखा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए,
जो पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का भाई था जयमल, जयमल की हत्या कैसे हुई थी? मैंने क्या कहा था कि सोलंकियों से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। जयमल की मृत्यु कैसे हुई थी? सोलंकियों से युद्ध करते हुए। और कौन से सोलंकियों से युद्ध करते हुए मृत्यु होगी उनकी? जो टोडा के जागीरदार थे राव सुल्तान सोलंकी, जो कि तारा के पिता थे, तारा के पिता के साथ युद्ध में ही जयमल की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जयमल की मृत्यु होना और अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा जाना एक दूसरे से संबंधित घटनाएं हैं, तो आप इनको अच्छे से समझना। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। राणा सांगा के बड़े भाई जयमल की हत्या एवं अजमेर के दुर्ग गढ़बीठली का नाम तारागढ़ रखा जाना, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, थोड़ा आप समझना। देखिए हमने यहाँ पे क्या बात करी है, टोडा के जागीरदार कौन है? राव सुल्तान सोलंकी। ये फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया, थोड़ा समझना दोस्तों इसको। टोडा के जागीरदार कौन है? राव सुल्तान सोलंकी। राव सुल्तान सोलंकी जब टोडा टोंक के जागीरदार थे तो इनके ऊपर एक मुसलमान ने आक्रमण किया। उस मुसलमान का नाम था लाल खान पठान। क्या नाम था? लाल खान पठान ने टोडा छीन लिया। किससे? टोडा के जागीरदार राव सुल्तान सोलंकी से। तारा इन्हीं की पुत्री थी। हमने देखा है कि तारा कौन थी? टोडा के जागीरदार राव सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी। तो देखिए राव सुल्तान सोलंकी की पुत्री कौन है? तारा। सुल्तान सोलंकी से टोडा किसने छीन लिया? लाल खान पठान ने छीन लिया। इसलिए अब राव सुल्तान सोलंकी के पास रहने के लिए जगह नहीं है। टोडा उस समय कौन सी रियासत के अंतर्गत थी? जयपुर रियासत के अंतर्गत। लेकिन राव सुल्तान सोलंकी ने क्या किया? जयपुर राज्य के पास ना जाकर के शरण मांगी। किससे? मेवाड़ राज्य से। और उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? राणा रायमल। तो देखिए राव सुल्तान सोलंकी कहाँ आते हैं? अपने परिवार सहित मेवाड़ आ जाते हैं। तो देखिए राव सुल्तान सोलंकी कहाँ आ गए? मेवाड़ आ गए। राव सुल्तान सोलंकी जब अपने पूरे परिवार सहित और अपनी पुत्री सहित मेवाड़ में आए राणा रायमल के पास, तो राणा रायमल ने राव सुल्तान सोलंकी का खूब आदर सत्कार किया और इनके खर्च के लिए इनको भीलवाड़ा के निकट एक जागीर आती है मेवाड़ की, उसको कहा जाता है बदनौर। बदनौर की जागीर इनको उपहार में दे दी थी राणा रायमल ने। तो देखिए राणा रायमल ने बदनौर की रियासत किसको दे दी थी? राव सुल्तान सोलंकी को दे दी थी इनके खर्चे के लिए। अब देखिए राव सुल्तान सोलंकी की पुत्री कौन है? तारा है। तारा जब मेवाड़ आई, चित्तौड़ आई, तो तारा के बारे में इस प्रकार की अफवाह पूरे मेवाड़ में फैल गई कि तारा बहुत ही सुंदर है। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर महिला तो आज तक किसी ने देखी नहीं। तो तारा के सौंदर्य के चर्चे पूरे मेवाड़ में होने लगे। तारा के सौंदर्य के चर्चे जब जयमल तक पहुंचे, जो कि कौन था? जयमल महाराणा सांगा और पृथ्वीराज का भाई था। तारा के सौंदर्य के चर्चे जब जयमल के पास पहुंचे तो जयमल ने इसके बारे में सुनी सुनाई बातें सुनकर ही इस पर मोहित हो गया। तो देखिए जयमल किस पर मोहित हो गया? जयमल तारा पर मोहित हो गया। जयमल ने क्या किया? अपने एक दूत को तारा के पिता राव सुल्तान सोलंकी के पास यह कहकर के भेजा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं और मैंने ऐसा सुना है कि वो अति सुंदरी है, बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। विवाह करने से पहले मैं एक बार उसको देखना चाहता हूं कि मेरे साथ कोई धोखा वोखा नहीं हो जाए। तो देखिए क्या कहा जयमल ने? राव सुल्तान सोलंकी के सामने तारा को देखने की शर्त रखी। लेकिन जो तारा के पिता थे राव सुल्तान सोलंकी, राव सुल्तान सोलंकी ने क्या कहा जयमल से कि राजपूत की स्त्री विवाह से पहले दिखाई नहीं जाती। राजपूत की जो बेटी होती है उसको विवाह से पहले दिखाया नहीं जाता है। और हमारे भी व्हाट्सएप का रिचार्ज भी नहीं हो रखा, व्हाट्सएप का रिचार्ज खत्म है, बायोडाटा हम नहीं भेजेंगे आपको। तो देखिए सुल्तान सोलंकी ने क्या किया? जयमल के दूत से यह कहकर के भेज दिया कि हम तारा को नहीं दिखाएंगे अगर विवाह करना चाहते हैं। जयमल अगर हमारी पुत्री तारा से विवाह करना चाहते हैं तो विवाह तो हमें मंजूर है, लेकिन दिखाना हमें मंजूर नहीं है। जब जयमल के दूत ने राव सुल्तान सोलंकी की ये बातें वापस जाकर के जयमल को दिखाई तो जयमल को अति क्रोध आया, क्रोधित हो गया और जयमल ने क्या किया? फिर से अपने दूत को राव सुल्तान सोलंकी के पास भेजा और ये कहा कि या तो अपनी पुत्री को मुझे विवाह पूर्व दिखा दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राव सुल्तान सोलंकी ने जयमल के दूत से यह कहा कि जयमल के पिता राणा रायमल ने हमें विपत्ति के समय में आश्रय दिया है, इसीलिए हम उनके पुत्र के विरुद्ध किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे। हम मेवाड़ को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। जयमल के दूत ने सारी बातें आकर के पुनः जयमल को बताई। तब जयमल को और भी ज्यादा क्रोध आ गया और जयमल ने क्या किया? अपनी एक छोटी सी सेना लेकर के बदनौर की ओर चल पड़ा। जब जयमल बदनौर पहुंचा तो बदनौर पहुंचने पर जयमल को पता चला कि राव सुल्तान सोलंकी तो बदनौर को छोड़ करके जा चुके हैं। तो जयमल ने राव सुल्तान सोलंकी का पीछा किया
और बदनौर के पास में एक गांव आता है आकड़ सादा गांव। आकड़ सादा गांव के निकट जाकर के जयमल और राव सुल्तान सोलंकी की सेनाएं आमने सामने हो गई। तब क्या हुआ, राव सुल्तान सोलंकी का एक साला था जो तारा का क्या लगेगा मामा, उसका नाम था रतन सिंह सांखला। तो देखिए क्या नाम था, तारा का मामा कौन था, रतन सिंह सांखला। तारा के मामा रतन सिंह सांखला ने क्या किया, जयमल की आकड़ सादा गांव के निकट हत्या कर दी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जयमल की हत्या हुई थी, इसका आप ध्यान रखना। देखिए जयमल की हत्या के बाद में राव सुल्तान सिंह सोलंकी ने क्या किया, चाहते तो भाग सकते थे क्योंकि राणा रायमल इनके ऊपर बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन राव सुल्तान सिंह सोलंकी ने क्या किया, ये राणा रायमल के पास पुनः मेवाड़ चले गए और राणा रायमल के सामने जाकर के आत्मसमर्पण करके ये कहा कि आपके पुत्र ने मेरे से इस प्रकार की जिद करी कि विवाह पूर्व मैं आपकी पुत्री को देखना चाहता हूं, इसीलिए आवेश में आकर के मेरे साले रतन सिंह सांकला ने जयमल की हत्या कर दी। तो राणा रायमल ने यह कहा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे पुत्र की इसमें गलती है, तो आपने अगर उसकी हत्या कर दी तो मुझे उसकी हत्या का किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, और आप आराम से आप बदनौर जाइए और बदनौर में जाकर के आराम से आप रहिए। तब राव सुल्तान सिंह सोलंकी ने क्या कहा कि मैं इस प्रकार से किसी के भी आश्रित होकर के नहीं रहूंगा, क्योंकि आज आपके पुत्र ने मेरी पुत्री को देखने की जिद करी है, कल कोई और जिद करेगा। तो राव सुल्तान सिंह सोलंकी ने एक घोषणा करी कि मैं अपनी पुत्री तारा का विवाह एक ऐसे पुरुष के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ करूंगा जो मुझे मेरा गृह राज्य टोडा लाल खान पठान से जीत करके दे। तो देखिए ये जो लाल खान पठान था इसने टोडा छीन रखा है। राव सुल्तान सोलंकी ने क्या घोषणा करी कि मैं अपनी पुत्री तारा का विवाह ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष से करूंगा जो इस लाल खान पठान की हत्या करके मुझे मेरा टोडा, जो मेरी टोडा रियासत है, मेरा गृह राज्य है, वो मुझे लौटाए। तो देखिए लिखिए, तारा के पिता राव सुल्तान की घोषणा क्या थी कि मैं अपनी पुत्री तारा का विवाह ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो इस लाल खान पठान को हरा करके मुझे मेरा टोडा वापस दे दे, जो मुझे टोडा जीत कर देगा उसी से मैं तारा का विवाह करूंगा। राव सुल्तान सोलंकी की ऐसी घोषणा किसने सुनी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने। और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने क्या किया, इस लाल खान पठान पर आक्रमण कर दिया टोडा पर, और लाल खान पठान की हत्या करके टोडा को उससे छीन लिया और अपने ससुर, होने वाले ससुर राव सुल्तान सोलंकी को गिफ्ट कर दिया। तो देखिए लिखिए, इसलिए पृथ्वीराज ने लाल खान पठान को मार करके टोडा छीन लिया और अपने होने वाले ससुर को टोडा गिफ्ट कर दिया। तो देखो ऐसे जवाई होने चाहिए। इसीलिए पृथ्वीराज ने लाल खान पठान को मार करके टोडा छीन लिया। जब पृथ्वीराज ने टोडा पर आक्रमण किया था, लाल खान पठान पर जब पृथ्वीराज ने आक्रमण किया था, तो इस आक्रमण में क्या हुआ था कि जो अजमेर का एक सूबेदार था उसका नाम था मल्लू खान पठान। मल्लू खान पठान ने क्या किया था, लाल खान पठान का साथ दिया था। लाल खान पठान की हत्या के बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने क्या किया, अजमेर पर आक्रमण कर दिया, और अजमेर पर आक्रमण करने के बाद में अजमेर के सूबेदार मल्लू खान पठान की भी हत्या कर दी। तो देखिए इस युद्ध में लाल खान पठान का साथ अजमेर के सूबेदार मल्लू खान पठान ने दिया था। इसीलिए उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने क्या किया, अजमेर पर आक्रमण करके इस मल्लू खान पठान की भी हत्या कर दी और अजमेर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, और अजमेर दुर्ग का नाम बदल करके अपनी नवविवाहित रानी तारा के नाम पर तारागढ़ रख दिया। तो देखिए लिखिए, इसीलिए पृथ्वीराज ने अजमेर के सूबेदार मल्लू खान पठान को भी मार करके अजमेर पर अधिकार कर लिया एवं अजमेर के दुर्ग गढ़ बीठली का नाम बदलकर अपनी नवविवाहित रानी तारा के नाम पर क्या रख दिया, तारागढ़। तो दोस्तों इस प्रकार से अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था। तो आशा करता हूं आज आपको समझ में आया होगा कि जो अजमेर का दुर्ग है उसका नाम तारागढ़ किस प्रकार से रखा गया था। देखिए जो अजमेर का दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग ये हमेशा घूमता रहा। कभी ये मेवाड़ के शासकों के अधीन रहेगा, कभी ये नागौर के शासकों के अधीन रहेगा, कभी ये मुस्लिम शासकों के अधीन रहेगा, कभी ये जोधपुर के शासकों के अधीन रहेगा। तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पृथ्वीराज क्या केवल अजमेर का दुर्ग का नाम तारागढ़ रखने आए थे क्या। इसीलिए ये कहानी मैंने आपको बताई है कि अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ किस प्रकार से रखा गया था। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने फ्लोचार्ट इसीलिए बनाया क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है, इसीलिए एक बार तो आप इस फ्लोचार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पूरी कहानी मैंने डिटेल में यहाँ पर भी लिखी है आपके लिए, ताकि आप इसको आराम से पढ़ करके नोट्स बना सके। तो देखिए पहले तो आप इस फ्लोचार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप ये जो पूरी कहानी मैंने डिटेल में जो मैंने कही है ना, वो पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहां पर आकर के ये कहानी पूरी होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो राणा रायमल के चाचा थे सारंगदेव। सारंगदेव की हत्या कौन करता है, हमने पहले समझा है। ये देखिए, ये जो सारंगदेव थे, सारंगदेव की हत्या कौन करता है, पृथ्वीराज करता है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज करता है। क्यों करता है, क्योंकि सारंगदेव क्या थे, सारंगदेव भी मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पा रहे थे। सारंगदेव का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मैं भले ही मेवाड़ का शासक बनूं या नहीं बनूं, लेकिन उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज मेवाड़ का शासक नहीं बनना चाहिए। इसीलिए सारंगदेव को जब भी मौका मिलता था ये राणा सांगा की सहायता करते थे। इसीलिए उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सारंगदेव पर क्रोधित था। तो देखिए, आइए, अब पृथ्वीराज क्या था, सारंगदेव की हत्या करना चाहता था। तो पहली बात तो हम यही लिखेंगे, राणा रायमल के चाचा सारंगदेव की हत्या। पृथ्वीराज सारंगदेव पर बहुत क्रोधित था, लेकिन पृथ्वीराज को मौका नहीं मिल रहा था कि मैं सारंगदेव की हत्या कैसे करूं। एक बार क्या हुआ, राणा रायमल ने अपने चाचा सारंगदेव को एक भैंसरोडगढ़ नाम की जागीर है, मेवाड़ में, भीलवाड़ा में आती है बेसिकली, वो जागीर इनको उपहार में दे दी। पृथ्वीराज को यह मौका दिखा कि ये मौका है सारंगदेव की हत्या करने का। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपने पिता से यह कहा कि आपने सारंगदेव को भैंसरोडगढ़ की जागीर क्यों दी। तो राणा रायमल ने क्या कहा कि मैंने तो दे दी, अब तेरे को अगर वापस लेनी है तो तू सारंगदेव से युद्ध करके वापस ले सकता है, बाकी मैं अपने चाचा से दी हुई जागीर वापस नहीं मांग सकता। तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने क्या किया कि सारंगदेव पर आक्रमण किया, भैंसरोडगढ़ पर आक्रमण किया और सारंगदेव से भैंसरोडगढ़ की जागीर छीन ली। और सारंगदेव को वहां से भाग करके मालवा जाना पड़ा, सूरजमल के पास। सूरजमल के बारे में हमने पढ़ा है। सूरजमल के पास चले जाते हैं और कुछ समय के बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज क्या करते हैं कि सारंगदेव की धोखे से हत्या कर देते हैं। तो देखिए, लिखिए, राणा रायमल ने अपने चाचा सारंगदेव को उनकी सेवा के बदले कौन सी जागीर दी थी, भैंसरोडगढ़ की जागीर दी थी। परंतु पृथ्वीराज अपने पिता द्वारा दी गई इस रियासत को, इस जागीर को पुनः लेना चाहता था। इसीलिए पृथ्वीराज ने सारंगदेव पर आक्रमण कर दिया। कहां पर, भैंसरोडगढ़ पर, और भैंसरोडगढ़ की जागीर छीन ली एवं सारंगदेव की धोखे से सारंगदेव की हत्या कर दी। किसने, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने भैंसरोडगढ़ की जागीर सारंगदेव से छीन ली एवं धोखे से सारंगदेव की हत्या कर दी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से सारंगदेव की हत्या हुई थी। कहानी तो इनकी भी बहुत लंबी है कि सारंगदेव की हत्या उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने कैसे करी थी। पहले इनसे इन्होंने व्यवहार बना लिया, अच्छे से इनसे मिले जुले, एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। और जब ये मंदिर के दर्शन कर रहे थे तो मंदिर के दर्शन करते समय उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने सारंगदेव की हत्या की थी। लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि सारंगदेव की हत्या किसने करी थी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने की थी। अब देखिए, जब उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने भैंसरोडगढ़ पर आक्रमण किया था सारंगदेव के ऊपर, तो सारंगदेव ने क्या किया था, भैंसरोडगढ़ को छोड़ दिया था। और भैंसरोडगढ़ को छोड़ करके वे चले गए थे सूरजमल के पास। सूरजमल के पास जब ये गए थे, इसीलिए उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सूरजमल के ऊपर भी क्रोधित थे। क्यों, क्योंकि सूरजमल के पिता क्षेमकर्ण भी मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे और सूरजमल भी मेवाड़ के शासक बनना चाहते थे और मेवाड़ विरोधी कार्यों में लिप्त थे। जब उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने सूरजमल पर आक्रमण किया तो सूरजमल ने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज से यह कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी हत्या कर दो, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी हत्या अगर हो गई तो तुम तो मेवाड़ के भविष्य हो, हम तो बुजुर्ग हो चले हैं, हमारे मरने से मेवाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम मेवाड़ के भविष्य हो, तुम्हारा जीना बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम मेरे ऊपर वार करो, मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगा। सूरजमल की इस प्रकार की बातें सुन के पृथ्वीराज का मन पसीज गया और एक दूसरे को उन्होंने गले लगा लिया और सूरजमल के घर चले जाते हैं। सूरजमल के घर जाने के बाद में क्या होता है कि जो सूरजमल की पत्नी होती है वे सूरजमल एवं उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के लिए खाना परोसती है, लेकिन जो पृथ्वीराज की थाली होती है उसके अंदर जहर होता है। सूरजमल को इस बात का पता चलता है कि मेरी पत्नी ने पृथ्वीराज को जो खाना परोसा है उसमें जहर मिला हुआ है। तब सूरजमल क्या करते हैं, पृथ्वीराज को वो जहर मिला हुआ खाना नहीं खाने देते हैं। तब पृथ्वीराज का मन और पसीज जाता है और पृथ्वीराज अपने जो सूरजमल थे उनसे क्या कहते हैं कि अब मुझे मेवाड़ का राज्य नहीं चाहिए, हे काकाश्री आप ही मेवाड़ के राजा बनिए। तो सूरजमल क्या कहते हैं कि अब तो मेरे लिए मेवाड़ का पानी पीना भी हराम है, मेरी पत्नी ने तेरी हत्या करनी चाहिए, इसीलिए अब मुझे मेवाड़ नहीं चाहिए। और सूरजमल क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ में जाकर के क्या करते हैं, अपने एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं। प्रतापगढ़ को उस समय कांठल के नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों, ये इतनी महत्वपूर्ण कहानी नहीं है, केवल और केवल आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रतापगढ़ के गोहिल थी उनकी स्थापना किसने की थी, उनका संस्थापक कौन था, तो कौन था, सूरजमल। सूरजमल कौन थे, महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकर्ण के पुत्र। तो इतना ही आपको ध्यान रखना। लिखिए,
सारंगदेव की हत्या के बाद पृथ्वीराज क्षेमकरण के पुत्र सूरजमल की भी हत्या करना चाहता था, क्योंकि सूरजमल मेवाड़ विरोधी था एवं उसने सारंगदेव की भी सहायता की थी। लेकिन इनके मध्य सुलह हो जाती है अंत में, सूरजमल और पृथ्वीराज के मध्य। अंत में सूरजमल एवं पृथ्वीराज के मध्य सुलह हो गई एवं सूरजमल ने क्या किया था, प्रतापगढ़, जिसको कि कांठल कहा जाता था, कांठल में जाकर के अपने अलग राज्य की स्थापना इन्होंने कर ली थी। कांठल प्रतापगढ़ के क्षेत्र पर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना कि जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने सारंगदेव की हत्या करी थी, उसका कारण क्या बताया मैंने कि इनके पिता ने इनको भैंसरोडगढ़ की जागीर दे दी थी, इसीलिए पृथ्वीराज वो भैंसरोडगढ़ की जागीर पुनः लेना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने सारंगदेव की हत्या करी थी। जबकि वास्तविक कारण ये नहीं था, वास्तविक कारण कुछ और था। हमने देखा है कि जब ये तीनों भाई शुरुआत में एक ज्योतिषी के पास अपनी कुंडलियां दिखाने जाते हैं, तब पृथ्वीराज राणा सांगा की हत्या करना चाहता है, लेकिन उसको सारंगदेव बचा लेते हैं। जब दूसरी बार ये वीरी के पास जाते हैं, भीमल गांव की जो सिद्ध कन्या होती है वीरी के पास जाते हैं, तब भी पृथ्वीराज राणा सांगा की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन सारंगदेव फिर से उनके प्राण बचा लेते हैं। तो इसीलिए उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सारंगदेव पर क्रोधित था, और वास्तविक कारण यह था सारंगदेव को मारने का। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लिख लीजिए। देखिए, सारंगदेव ने ज्योतिषी वाली घटना के समय पृथ्वीराज से महाराणा सांगा के प्राण भी बचाए थे, एवं वास्तव में सारंगदेव महाराणा सांगा को मेवाड़ का अगला शासक बनाना चाहते थे। सारंगदेव महाराणा सांगा को अगला शासक क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि पृथ्वीराज एक बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सारंगदेव को ये लग रहा था कि अगर ये शासक बन गया तो हमारे तो कुछ ही हाथ नहीं आएगा। राणा सांगा अच्छे आदमी थे, सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे, तो सारंगदेव ये देख रहे थे कि राणा सांगा शासक बन जाएगा तो हमारी भी थोड़ी बहुत दाल गलती रहेगी। तो इसीलिए जो सारंगदेव है राणा सांगा को शासक बनवाना चाहते थे। तो ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, सारंगदेव की हत्या हो चुकी है, जयमल की हत्या हो चुकी है, सोलंकियों से लड़ते हुए रतन सिंह सांकला ने जयमल की भी हत्या कर दी है। सूरजमल कहाँ पे चले गए हैं? कांठल में चले गए हैं, प्रतापगढ़ में चले गए हैं, और अपने अलग राज्य की स्थापना इन्होंने कर ली है। अब कौन कौन बचा? केवल और केवल उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज और राणा सांगा। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की भी हत्या होगी, और कौन करेगा? इनका जीजा सिरोही का शासक जगमाल देवड़ा। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाराणा सांगा के अंतिम प्रतिद्वंदी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के बारे में, कि इनकी मृत्यु कैसे हुई और फिर किस प्रकार से महाराणा सांगा मेवाड़ के अगले शासक बने। तो देखिए, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई थी, पहली स्लाइड पे हमने बात करी थी। मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इन संबंधों को एक बार समझ लेना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। ये कौन है? आनंदीबाई। आनंदीबाई कौन थी? राणा रायमल की पुत्री। राणा रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, उनमें से एक ही पुत्री के बारे में पढ़ना है, वो कौन है? आनंदीबाई। आनंदीबाई उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, जयमल और राणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा की क्या लगेंगी? बहन लगेगी। आनंदीबाई का विवाह राणा रायमल ने किसके साथ किया था? सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ। लेकिन जगमाल देवड़ा क्या करता था? आनंदीबाई को दुख दिया करता था, इनको परेशान किया करता था। तो आनंदीबाई ने क्या किया, एक दिन परेशान होकर के अपने भाई उड़ना राजकुमार को एक पत्र लिखा कि तेरे जीजाजी जगमाल देवड़ा मुझे बहुत परेशान करते हैं, तू सिरोही आ और सिरोही आकर के इनको समझा के जा ताकि ये मुझे परेशान नहीं करे। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज क्या करते हैं, अपनी एक छोटी सी सेना को साथ में लेते हैं और सिरोही पहुंच जाते हैं, और सिरोही जाकर के अपने जीजा जगमाल देवड़ा को अच्छे से समझा देते हैं कि मेरी बहन के साथ अच्छे से रहो, इनका अच्छे से ख्याल रखो, इनकी पूरी सेवा आप करो, नहीं तो कि हम मेवाड़ के राजकुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जगमाल देवड़ा देखता है कि यार ये बहुत बड़े राज्य के राजकुमार हैं, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, अगर मैं इनसे लड़ूंगा तो मारा जाऊंगा। इसीलिए जगमाल देवड़ा क्या करते हैं, पृथ्वीराज से कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मेरे से गलती हो गई, मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करूंगा। आपकी जो बहन है आनंदीबाई, आनंदीबाई को मैं किसी भी प्रकार का दुख आज के बाद में नहीं दूंगा। इस प्रकार की बातचीत होने के बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज अपनी बहन आनंदीबाई से कहते हैं कि मैंने जगमाल देवड़ा को जीजाजी को समझा दिया है, अब वो तेरे को परेशान नहीं करेंगे, और अब मैं अपने मेवाड़ में चित्तौड़ में पुनः जाना चाहता हूँ। तब क्या हुआ कि जगमाल देवड़ा था सिरोही का शासक है, उड़ना राजकुमार का जीजा जगमाल देवड़ा, इसने क्या किया, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को कुछ लड्डू उपहार में दिए, और ये कहा कि चित्तौड़ बहुत दूर है, आप जाओगे कहाँ? कि मुझे कुंभलगढ़ जाना है, कि कुंभलगढ़ बहुत दूर है, रास्ते में आपको भूख लगेगी, तो अगर आपको रास्ते में भूख लगे तो ये लड्डू आप खा लेना। और जगमाल देवड़ा ने उन लड्डुओं में क्या किया, जहर मिला दिया।
जहर मिले हुए लड्डू किसको दिए? जगमाल देवड़ा ने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज वहां से चले और जब ये कुंभलगढ़ के निकट पहुंचे तो इनको भूख लगने लगी और कुंभलगढ़ के निकट पहुंचने के बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपने जीजा जगमाल देवड़ा के दिए हुए जहर मिले हुए लड्डू खा लिए और कुंभलगढ़ के अंदर प्रवेश करने से पहले ही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। तो देखिए उड़ना राजकुमार की जो मृत्यु हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी? इनके जीजा जगमाल देवड़ा ने, आनंदी बाई के पति ने इनको जहर मिले हुए लड्डू दे दिए थे। क्यों दे दिए थे? क्योंकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज अपने जीजा जगमाल देवड़ा को समझाने के लिए सिरोही गए थे कि आप मेरी बहन को परेशान मत किया करो। तो देखिए लिखते हैं, आइए देखिए, महाराणा रायमल की पुत्री एवं पृथ्वीराज की बहन आनंदी बाई का विवाह सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ हुआ था, परंतु जगमाल देवड़ा क्या करता था? आनंदी बाई को परेशान करता था। जगमाल देवड़ा आनंदी बाई को दुख देता था, इसीलिए एक बार उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज अपने जीजा जगमाल देवड़ा को समझाने सिरोही गए थे। उन्होंने कठोरता पूर्वक अपने जीजा जगमाल देवड़ा को समझाया। जगमाल देवड़ा अपने साले के ऐसे बर्ताव से बहुत लज्जित था, इसीलिए जगमाल देवड़ा ने क्या किया? जगमाल ने अपने साले पृथ्वीराज की हत्या करने का उपाय सोचा। इसके बाद में क्या हुआ? जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज को आनंदी बाई के साथ अच्छा व्यवहार करने का वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूं कि आगे से इस प्रकार की मैं कोई गलती नहीं करूंगा, आपकी बहन आनंदी बाई को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, वचन देता हूं मैं। देखो, अच्छा व्यवहार करने का वचन दिया एवं अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा मांगी। जब पृथ्वीराज सिरोही से चित्तौड़ के लिए या कुंभलगढ़ के लिए निकले तब जगमाल देवड़ा ने अच्छे व्यवहार का दिखावा करते हुए जहर मिले हुए लड्डू पृथ्वीराज को दे दिए एवं कहा कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। जब उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज कुंभलगढ़ के निकट पहुंचे तो उड़ना राजकुमार को भूख लगने लगी और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने जगमाल के दिए हुए जहर मिले हुए लड्डू खा लिए। तो देखिए, पृथ्वीराज जब कुंभलगढ़ पहुंचने वाले थे तब उन्होंने जगमाल देवड़ा द्वारा दिए हुए लड्डू खा लिए एवं कुंभलगढ़ में प्रवेश करने से पहले ही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो गई और अब केवल और केवल महाराणा सांगा ही बचे हैं। इसीलिए मेवाड़ के अगले शासक अब कौन बनेंगे? महाराणा सांगा ही बनेंगे। लेकिन इससे पहले आपको उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज से संबंधित एक दो बातें और ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाता है कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी या इनका समाधि स्थल कहां पर बना हुआ है? तो इनका समाधि स्थल कहां पर है, छतरी कहां पर है इनकी? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामादेव नामक तालाब के तट पर, जहां पर राणा कुंभा की छतरी बनी हुई है। राणा कुंभा की छतरी के बिल्कुल पास ही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी बनी हुई है। और इनकी छतरी कितने खंभों की बनी हुई है? तो 12 खंभों की छतरी बनी हुई है इनकी, वहां पर ध्यान रखना। देखिए, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव तालाब के निकट ही है। यहीं पर राणा कुंभा की छतरी भी अवस्थित है। आखिरी बात आपको जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के बारे में ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? तो देखिए, जो महाराणा प्रताप होंगे, महाराणा प्रताप के जो पिता हैं उदय सिंह की बचपन में एक बनवीर नाम का व्यक्ति हत्या करना चाहता है और पन्नादाय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर के उदय सिंह की रक्षा करती है। वो बनवीर कौन होता है? वो बनवीर इसी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना इस बात का। लिखिए, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की हत्या करने के प्रयास में पन्नादाय के पुत्र चंदन की हत्या करने वाला बनवीर इन्हीं उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। दासी पुत्र था इनका, मतलब किसी रानी का पुत्र नहीं था। इनकी जो दासी थी, दासी से उत्पन्न पुत्र था बनवीर। तो आपको ध्यान रखना है, बनवीर कौन था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए, राणा सांगा का मेवाड़ के शासक बनने का जो रास्ता है एकदम साफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इनके जो बड़े भाई थे जयमल की मृत्यु हुई। कैसे? सोलंकियों से युद्ध लड़ते हुए। जयमल ने तारा सोलंकी के पिता राव सुल्तान सोलंकी के सामने ये शर्त रखी थी कि मुझे तारा से विवाह करना है, लेकिन विवाह से पूर्व मैं उसको देखना चाहता हूं। और उसी क्रम में जयमल की मृत्यु हो गई थी सोलंकियों के साथ लड़ते हुए। तो देखिए, संग्राम सिंह का भाई जयमल सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा गया था। मारा भले ही तारा के मामा रतन सिंह सांखला ने था, लेकिन ये जो लड़ाई थी मुख्यतः सोलंकियों से थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि संग्राम सिंह का भाई जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया है, जबकि मारने वाला कौन था? तारा का मामा रतन सिंह सांखला। तो कंफ्यूज मत होना आप।
पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की मृत्यु जब ये अपने जीजा को समझाने सिरोही गए थे जगमाल देवड़ा को, तो जगमाल देवड़ा ने क्या किया, अच्छे व्यवहार का दिखावा करते हुए इनको विष मिले हुए लड्डू दे दिए और उन विष मिले हुए लड्डुओं को पृथ्वीराज कुंभलगढ़ पहुंचने से पहले खा गए थे, इसीलिए पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए लिखिए, पृथ्वीराज की मृत्यु विष के लड्डू खाने से हो गई थी। छोटी सी कहानी है, एक बार और लिख लो। पृथ्वीराज एवं सांगा की बहन आनंदीबाई का विवाह सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ हुआ था। जगमाल देवड़ा ने आनंदी देवी के साथ या आनंदीबाई के साथ बुरा व्यवहार करते थे, इस कारण पृथ्वीराज जगमाल को समझाने सिरोही गए थे। तब क्या हुआ था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के जो जीजा थे सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा, उन्होंने जहर मिले हुए लड्डू अपने साले उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को उपहार में दे दिए थे। और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जब कुंभलगढ़ पहुंच रहे थे, कुंभलगढ़ आने वाले थे, तब रास्ते में उन्होंने उन लड्डुओं को खा लिया था, जिससे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए लिखिए, जगमाल ने विश्वासघात करते हुए उपहार के लड्डुओं में जहर मिला करके दे दिया था। एक प्रतिद्वंदी कौन था? सारंगदेव। सारंगदेव की हत्या किसने कर दी थी? पहले ही उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने। और एक कौन था? सूरजमल। सूरजमल ने प्रतापगढ़ या कांठल में जाकर के अपने एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो देखिए लिखिए, सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज ने कर दी थी एवं सूरजमल ने कांठल प्रतापगढ़ में अपने अलग राज्य की स्थापना कर ली थी। तो इस प्रकार क्या हुआ, राणा सांगा का शासक बनने का रास्ता स्वयं ही साफ हो गया। तो देखिए लिखिए, इस प्रकार संग्राम सिंह का मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने का रास्ता खुद ही साफ हो गया। एवं सन 1509 ईस्वी में, सन 1509 ईस्वी में संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। कब बैठे थे? सन 1509 ईस्वी में। और कब तक शासक रहेंगे महाराणा सांगा मेवाड़ के? सन 1509 ईस्वी से लेकर के सन 1528 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों, देखिए ज्योतिषी की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई और महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बन चुके हैं। लेकिन महाराणा सांगा का जो इतिहास है हम एक बिल्कुल नई क्लास से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।